हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज, उन पर आवेश, उनकी द्रव्यमान संख्या और उनके विशिष्ट आवेश को देखे थे, अध्ययन किए थे उनका। उसके बाद हम लोग परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन की संख्या भी देखे थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हल किए थे ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन को आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्फीयर और आइसोडाइस्फीयर देखे थे। तो आइसोटॉप में हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट भी देखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए भी थे और आपको दिए भी थे क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे बेहतर और क्वेश्चन किए होंगे ना। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिशत परिवर्तन दर ना, परसेंटेज चेंजेस। जैसे प्रतिशत परिवर्तन दर का जो फार्मूला होता है वो इक्वल टू, प्रतिशत परिवर्तन दर इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इनटू 100। तो अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, ये फार्मूला है। आप लोग हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपान इनिशियल वैल्यू। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना रहेगा ना। तो एग्जांपल है, जैसे मान लें नाइट्रोजन दिया हुआ है और नाइट्रोजन में आपसे बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो इसके प्रतिशत परिवर्तन दर क्या होंगे ना। तो सबसे पहले ये कि अगर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ना लेंगे, हम लोग किसको कलेक्ट करेंगे, प्रोटॉन को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो नियर अबाउट सेम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे तो आप क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे क्या, फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू आपको क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया रहेगा, इनिशियल वैल्यू तो आपको ये इनिशियल वैल्यू जो प्रारंभ में रहता है। तो प्रारंभ में प्रोटॉन संख्या कितना है, 7। अब प्रारंभ में न्यूट्रॉन की संख्या 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना, 7। कुल कितना, 14। तो बताएं इनिशियल वैल्यू कितना आया, 14। फाइनल वैल्यू है, कहा है क्वेश्चन में प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 और इसका आधा मतलब 7/2। तो बताएं 7/2 3.5, योग कर दें, 14 3 17.5। ये कौन सा वैल्यू आया, फाइनल। ये कौन सा वैल्यू आया, इनिशियल। बहुत इजी है ना। तो आए रख दो उस पर, परसेंटेज इक्वल टू फाइनल वैल्यू कितना है, 17.5 अपान माइनस 14 अपान 14, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल। तो परसेंटेज इक्वल टू, प्रतिशत परिवर्तन दर इक्वल टू 17 में से 17.5 में से 14 घटाएंगे तो 3.5 बटे 14 गुणे 100 ना। तो बताएं ये कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ कितना, 25 चौका 100। तो कितना परसेंट प्रतिशत परिवर्तन दर कितना होएगा, 25%। कहने का अर्थ, यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होएगी, 25% की ना। तो ये क्या बोलते हैं, प्रतिशत परिवर्तन दर उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आप लोग क्वेश्चन करिएगा। अब 2 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लें कि क्वेश्चन यही है, यदि नाइट्रोजन में प्रोटॉन के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को 1/3 कर दिया जाए। 1/3 मतलब समझते हैं ना, 1/3 कर दिया जाए, तो नाइट्रोजन के प्रतिशत परिवर्तन दर की गणना करें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक कितना, 8 और परमाणु भार कितना, 16। यदि ऑक्सीजन में प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 गुना तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1/4 कर दिया जाए तो ऑक्सीजन के प्रतिशत परिवर्तन दर की गणना करें। तो आप लोग कर लीजिएगा ना, एग्जाम्पल रहेंगे। अब हम लोग जो अगला अब मॉडल स्टार्ट करेंगे, तो पहला मॉडल है थॉम्सन परमाणु मॉडल। थॉम्सन परमाणु मॉडल, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, आप लोग लिख लीजिएगा एटॉमिक मॉडल थॉम्सन ना। तो ये
थॉमसन के बारे में ये जान लें कि थॉमसन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो परमाणुओं का विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया था ना। इन्होंने बताया कि परमाणु गोलाकार होते हैं, गोलाकार कण होते हैं जिसमें समस्त धनावेश सममित रूप से व्यवस्थित होते हैं। आप थ्योरी लिखना चाहे लिख लीजिएगा। समस्त धनावेश सममित रूप से व्यवस्थित होते हैं तथा कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना। तो कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इससे क्या अर्थ है? इनके थ्योरी को ऐसे भी परिभाषित किया जाता है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में उस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज, तरबूज में बीज। इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। तो आज के समय में जो थॉमसन को लेके इंपॉर्टेंट है वो ये है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल और क्या कौन से मॉडल कहलाते हैं, तो वाटरमेलन मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल ना। तो थॉमसन ने सबसे पहले परमाणुओं का विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया था। जो परमाणु होते हैं वो गोलाकार कण होते हैं जिसमें समस्त धनावेश सममित रूप से व्यवस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन कुछ स्थान पर ना, जैसे तरबूज में बीज। इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। तो बस इतना बेसिक चीज़ें जानना है ना। अगला है, हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देखें तो देखें रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पन्नी या सोने की झिल्ली जो भी कह लें का उपयोग किया, जो बहुत पतला था। बहुत पतला मतलब कितना पतला? 0.00001 सेंटीमीटर, जिसको आप लोग 10⁻⁵ सेंटीमीटर भी कह सकते हैं ना। जिस पर जिंक सल्फाइड के स्क्रीन का उपयोग किया था, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन का और लेड प्लेट का। जब इन्होंने इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई, मतलब बमबारी कराई। अच्छा, एक परमाणु से जब अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो एक हीलियम नाभिक की हानि होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने जब अल्फा कणों की बौछार कराई तो अधिकांश जो अल्फा कण थे वो बिना विक्षेपित हुए, अपने मार्ग से बिना विक्षेपित हुए। बिना विक्षेपित हुए मतलब का कहीं घूमे हुए नहीं, सीधे चले गए, बिना विक्षेपित हुए झिल्ली से आर पार चले गए ना। तथा कुछ अल्फा कण ऐसे थे, कुछ अल्फा कण मतलब क्या, प्रायोगिक रूप से 20,000 में से एक अल्फा कण। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अति अल्प कोण, अति अल्प कोण का अर्थ क्या, 30 से 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे रोटेट हो गए, मतलब घूम गए, विचलित हो गए। तथा कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो 90 डिग्री पे घूमे, और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जिन्हें जिस दिशा से भेजा गया था उसी दिशा में क्या हो गए, पुनः वापस आ गए। तो पुनः वापस आ गए से एक ठो एग्जाम्पल पहले समझ ले, फिर हम बताते हैं आपको कि पुनः वापस क्यों आए थे। तो ये एग्जाम्पल एक ठो, हम लोग क्रिकेट के मैदान में, कहाँ, क्रिकेट के मैदान में समझिएगा, और स्टंप बहुत मजबूती से हम लोग जमीन के अंदर गाड़े हुए हैं। अब बताएं, अगर सामने से, बिल्कुल सामने से ये स्टंप लगा हुआ है, सामने से थ्रो कौन कर रहा है, हम, बहुत तगड़ा मार थ्रो है ना। तो थ्रो हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए गेंद यहां पे लगा, थ्रो किए, गेंद वहां पे लगा, तो गेंद जाएगा कहां पे, आप चेक कर सकते हैं ना। और अगर गेंद यहां पे लगेगा तो गेंद किधर जाएगा, यहां पे। बताएं, अगर गेंद यहां पे लगा या फिर यहां पे लगा तो ये दोनों स्टंप को खोल के फिर भी पार चले जाएंगे ना। अगर गेंद यहां पे लगा बेल्स पे, तो बेल्स तो उड़ जाएंगे, लेकिन गेंद कहां चला जाएगा, पीछे। ट्राई करिएगा ना, ये सब प्रायोगिक है। परंतु अगर गेंद यहां पे लगा या फिर गेंद यहां पे लगा या फिर गेंद यहां पे लगा, तो बताएं गेंद किस दिशा में वापस आएगा, गेंद किस दिशा में वापस आएगा। तो जिस दिशा में हम सीधा मार रहे थे थ्रो ना, सीधा, आप प्रैक्टिस करिएगा, स्टंप गाड़े हुए सीधा थ्रो करिए। अगर सेंटर पे लगा तो गेंद उसी दिशा में पुनः वापस आएगा जिस दिशा से आप थ्रो किए थे। अगर उस दिशा में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है ना कि गेंद सेंटर पे नहीं लगा है, सेंटर पे नहीं लगा, याद रखिएगा। ये मार्कर है, ये तो गोलाकार है, स्टंप भी ऐसे रहता है। अब आप इसको थ्रो कर रहे हैं गेंद को, आपको क्लियर करना है कि यार ये गेंद
गेंद का सेंटर कहाँ है, तो आप गेंद को थ्रो कर रहे हैं इस पे, गेंद इधर उधर जा रहा है, जब तक इधर उधर जा रहा है इसका मतलब ये सेंटर पे नहीं लग रहा है। आप थ्रो किए इस पे और गेंद आपके पास, इससे लड़ने के बाद आपके पास चला गया, इसका मतलब गेंद कहाँ पे लगा है, सेंटर पे। अब आए सेंटर से क्या बताना चाहते हैं हम ना, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, इसके आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो था उसे नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा गया। आप ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसको कौन सा परमाणु मॉडल कहा जाता था, नाभिकीय परमाणु मॉडल। और इस परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु में एक भारी धनावेश होता है। भारी धनावेश क्या होता है, नाभिक, जिसमें सभी प्रोटॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब भारी धनावेश से क्या अर्थ है, जब अल्फा कणों के बौछार करा रहे थे तो अधिकांश अल्फा कण तो झिल्ली से आर पार चले जाते थे, कुछ अल्फा कण नाभिक से टकरा के इधर उधर चले जाते थे, अपने मार्ग से विचलित हो जाते थे अति अल्प कोण पर, और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो जिस दिशा से फेंका जाता था उनको उसी दिशा में पुनः वापस आ जाते थे। तो उसी से क्या सिद्ध हुआ कि परमाणुओं में एक भारी धनावेशित नाभिक होता है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, वहीं पे टकरा के गेंद क्या आता है, वापस हो जाता है, अल्फा कण वहीं से टकरा के वापस होता है। इसीलिए इनके परमाणु मॉडल को नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा जाता है ना। आगे देखें तो अभी इस नाभिकीय परमाणु मॉडल के आधार पर जो रदरफोर्ड के अनुप्रयोग थे वो क्या क्या थे ना। जो नाभिक की त्रिज्या होती है, रेडियस, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, इसको आप परमाणु की त्रिज्या लिख सकते हैं ना, रेडियस ऑफ एटम ना। परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। अब देखिए जो इन दोनों में रिलेशन होता है नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में, तो जो परमाणु की त्रिज्या होता है वो नाभिक की त्रिज्या के 10⁵ गुना होता है। ये देखिए RA = 10⁵ इंटू RN ना। तो जो परमाणु की त्रिज्या होता है वो नाभिक की त्रिज्या के 10⁵ गुना होता है। ये पहला केस है, पहला अनुप्रयोग है रदरफोर्ड का। दूसरा क्या है, इन्होंने बताया कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या वो न्यूक्लियानो मतलब परमाणु भार द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियानों के घनमूल के समानुपाती होता है, न्यूक्लियानों के घनमूल के समानुपाती होता है। दूसरा केस है, अब ये समानुपाती R0 क्या है, समानुपाती नियतांक ना, जिसका वैल्यू कितना 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, बाकी इतना खास इंपॉर्टेंट ना है, बस जानते रहेंगे अच्छा रहेगा। ये जो है वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन और नाभिक का आयतन। तो जो परमाणु का आयतन मतलब क्या, 4/3 πr³ ना। तो अब परमाणु की बात किया तो यहां पे क्या 4/3 πr⁵, नाभिक की बात किया 4/3 πrn³। तो 4/3 π कट जाएंगे, बचेगा क्या RA³/RN³। तो RA³ A मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब परमाणु की त्रिज्या कितना 10⁻⁸ सेंटीमीटर में लिखिए ना। इसका वैल्यू हम लोग देखें हर जगह पे सेंटीमीटर यूज किए हैं ना, याद रखिएगा। नाभिक की त्रिज्या कितना 10⁻13 सेंटीमीटर। तो बताएं यहाँ पे 10⁻8 10⁻13 13 39 8 24, आंसर ये ऊपर जाएगा तो 39 24 39 कितना आ जाएगा 15। तो 10⁻15 सेंटीमीटर। तो जो परमाणु का आयतन होता है वो नाभिक के आयतन के कितने गुना होता है, 10⁻15 गुना। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब आए यहां पे देखें विचलन कणों की संख्या तथा विचलन कोण में संबंध। तो विचलन कणों की संख्या और विचलन कोण में क्या संबंध ना। म्यू इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2 पर पावर 4 ना। ये विचलन कणों की संख्या तथा विचलन कोण में संबंध। तो बताएं म्यू क्या है, म्यू विचलन कणों की संख्या। म्यू फिजिक्स में म्यू शब्द का उपयोग होता है, केमिस्ट्री में एन शब्द का उपयोग होता है ना। तो चाहे म्यू कह लें चाहे एन कह लें, म्यू या एन क्या है, विचलन कणों की संख्या। और विचलन कोण थीटा क्या है, विचलन कोण। तो इसका मतलब क्या कि अगर विचलन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कणों की संख्या घटेगा ना। अब आए ये फॉर्मूला याद रखिएगा ना। अब इससे रिलेटेड में हम थोड़ा एक आध आपको एग्जांपल बता दें, फिर एक आध आपको क्वेश्चन दे दें। जैसे देखें यहाँ पे हम आपको साइन के डिफरेंट टाइप के वैल्यू आपको दिए हैं। यहाँ पे पढ़ाना तो नहीं चाहिए,
साइन कास, अगर आप चाहें तो हम बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन ये सब हैं, तो हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे साइन का यूज होना था, तो इसीलिए हम लोग साइन के डिफरेंट टाइप के वैल्यू रख दिए ना। तो याद रखिएगा इसको ना। और अगर जिनका बेसिक मैथमेटिक्स वीक होएगा तो बताइएगा, कभी फ्री होकर हम उसका भी लेक्चर डाल देंगे बेसिक मैथमेटिक्स का ना। तो एक आध एग्जांपल देखें। यदि 120 डिग्री कोण, 120 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या दिया हुआ है 16 ना, तो 60 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, ये आपको θ1 दिया हुआ है, ये आपको θ2 दिया हुआ है, और ये आपको n1 दिया हुआ है, और n2 के बारे में आपसे क्या कर लिया है, पूछ लिया ना। तो अगर सिंगल देता, सिंगल कहता कि 120 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या ज्ञात करें, तो विचलन कोण मतलब क्या, म्यू या n। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/sin 120/2, 120/2 करते तो 60 आ जाता, पावर 4। तो यहाँ पे क्या होता है, sin 60 का मान कितना, √3/2 रख के आंसर निकाल देते। अभी क्वेश्चन बता दें, फिर उसके बाद आपको हम देंगे करने के लिए ना। तो देखिए यहाँ पे, अब इसको, इसमें हमें n2 की गणना करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, n1/n2। n1 का मतलब क्या, n1 का मतलब क्या, 120 डिग्री, और n2 का मतलब क्या, 60 डिग्री। ये आपको थोड़ा हेल्प करेंगे ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जितना तगड़ा प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया क्वेश्चन लगेंगे ना, जल्दी जल्दी वाले। इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, sin 60/2 पर पावर 4 अपान sin 120/2 पर पावर 4 ना। अब बताएं यहां पे क्या होएगा, n1/n2 इक्वल टू sin 60/2 का मतलब क्या, यहां कितना आ जाएगा, sin 30, और sin 30 का वैल्यू देखिए यहां पे 1/2, याद रखिएगा इसको ना। उसके बाद sin 120 है, 120/2, तो कितना हो जाएगा, sin 60, और sin 60 का वैल्यू देखिए √3/2 ना। तो बताएं अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 पर पावर 4 अपान √3/2 पर पावर 4 ना। तो देखिए यहां पे ये क्या होएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, अच्छा देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/16 बटे अंडर रूट, ये कितना है, √3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81/16। तो ये 16 और 16 क्या होंगे, कट जाएंगे, और 16 और 16 जब कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/, क्या बोलते हैं, √81। तो इसका जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 1/9। तो बताएं n1 का मान कितना दिया हुआ है, 16, तो 16/n2 इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू 16 × 9, आंसर कितना, 144। ये क्वेश्चन का आंसर ना। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि यदि 120 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या 16 है, तो 60 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या क्या होगी, तो कितना होगा, 144 ना। तो ऐसे हम आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा उसका ना। तो क्वेश्चन ये है कि यदि 60 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या 120 है, पहला क्वेश्चन ना, यदि 60 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या 120 है, तो 90 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन सिंगल देते हैं, इजी क्वेश्चन, 45 डिग्री कोण पर विचलन कणों की संख्या ज्ञात करें। 45 डिग्री पर विचलन कणों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो ये विचलन कणों की संख्या तथा विचलन कणों में संबंध और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना। अब आए यहाँ पे थोड़ा इसकी बात करें, नाभिक की त्रिज्या
न्यूक्लियनों के घनमूल के समानुपाती होता है। अगर क्वेश्चन दिया कि एक तत्व का परमाणु भार 27 है तो उसके नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, एग्जाम्पल ना, 27, ए का मान कितना दिया हुआ है 27, तो नाभिक की त्रिज्या आपको बताना है, तो यहां क्या हो जाएगा Rn इक्वल टू 1.33 इंटू 10 पावर -13 और यहां क्या हो जाएगा ए पावर 27, एक स्थान कितना हो जाएगा 27 1/3। तो घनमूल के विपरीत करते, 3 3 का 9 3 27 होता है, तो यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा Rn इक्वल्स टू 9.3 गुणे 10 घाते -3, ये आंसर। और एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड हम आपको बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। यदि दो परमाणुओं की त्रिज्याएं क्रमशः 8 तथा 64 है, यदि दो परमाणुओं की त्रिज्याएं क्रमशः 8 तथा 64 है, तो उनके त्रिज्याओं का, उनके नाभिक के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ना। तो ये रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से रिलेटेड जो रूल थे, वो जो फार्मूले बनते थे, वो जो क्वेश्चन बनते थे वो ना। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग यहाँ पे होता है समाप्त। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी कहते हैं ना। तो ये है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ ऊर्जा का तरंगों के रूप में प्रवाह या स्थानांतरण होता है ना। ये थ्योरी है, लिख लीजिएगा। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ ऊर्जा का तरंग के रूप में प्रवाह या स्थानांतरण क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो प्रकाश के चाल से गति करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है ना। प्रकाश के चाल से गति करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। तो एक लाइन में ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ऊर्जा का तरंगों के रूप में प्रवाह होता है, जो ब्रह्मांड में प्रकाश के वेग से गति करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे और कॉस्मिक रे। तो जो इसमें नाम लिख लीजिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा। आप लोग विबग्योर नाम सुने होंगे। तो जो विबग्योर हमें प्राप्त होता है वो कहाँ, कौन से तरंग में प्राप्त होता है, विजिबल पे। विबग्योर आप लोग जानते होंगे, विबग्योर कक्षा हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे ना, फिजिक्स में पढ़ेंगे ही। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ना। तो ये विबग्योर कहाँ प्राप्त होते हैं हमें, विजिबल पे। तो देखें किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, रेडियो वेव की, और किसकी सबसे कम, कॉस्मिक रे। तो रेडियो वेव की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और कॉस्मिक रे की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। जो तरंग दैर्घ्य होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका आवृत्ति सबसे कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा ना। तो तरंग से संबंधित कुछ पदों की बात करते हैं हम, जैसे ये देखें ये। अब हम आपको इसके बारे में पहले एक एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल बता रहे हैं ना। जैसे मान ले पानी में लहरें चल रही हैं, तो जब पानी में लहरें चल रहे हैं तो जो लहरें ऐसे उठते हैं, जो लहरें उठते हैं उसको हम लोग क्या कह लेंगे, श्रिंग। ये क्या है, ये सब श्रिंग है। और जब वो लहरें नीचे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गर्त ना। तो पहला केस देखें, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। तो दो श्रिंगों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, तरंग दैर्घ्य ना। इसे लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसके यूनिट भी हम लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर पिकोमीटर में हो सकता है, एंगस्ट्रॉम। मुख्य यूनिट इसकी एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर। याद रखिएगा ना, सब यूनिट लिखे हुए हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। तो किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाता है, आवृत्ति। गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या कहलाता है, आवृत्ति। तो आवृत्ति की यूनिट क्या, हर्ट्ज या प्रति सेकंड ना। तो प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाता है, आवृत्ति।
अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो समय काल। तो समय काल किसे कहते हैं? तरंग द्वारा एक बिंदु से गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है? समय काल। जो समय काल होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला केस है वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो वेग। तो 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी उस तरंग का वेग कहलाता है। c इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अब बताएं लैम्डा बाई टी है, हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 1/μ होता है। तो t के स्थान पे अगर हम लोग 1/μ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c इक्वल टू म्यू लैम्डा। म्यू ऊपर चले जाएगा ना, c इक्वल टू म्यू लैम्डा। और अगला है आवृत्ति संख्या। अगला क्या है? आवृत्ति संख्या, 5वां। तो जो आवृत्ति संख्या है इसको न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। न्यू बार। और ये क्या है? न्यू है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से, इसको न्यू बार से। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज या सेकेंड यूनिवर्स। इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर यूनिवर्स। याद रखिएगा ना। तो ये क्या है? ये क्या होता है? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है आयाम। तो जो आयाम होता है वो श्रृंगों की ऊंचाई या गर्तों की गहराई होती है ना। तो 1 सेकंड में जो श्रृंगों की ऊंचाई और जो श्रृंगों की गर्तों की गहराई नापी जाती है उसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित कुछ पद थे। तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, तरंग संख्या और आयाम। अच्छा, तरंग संख्या से याद आया, यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू c/μ। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू बार इक्वल टू 1/c/μ। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? वो म्यू ऊपर चले जाएगा तो म्यू इक्वल टू c म्यू बार। याद रखिएगा, ये फार्मूले याद रखिएगा। क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, एक आध क्वेश्चन बताएंगे भी ना, क्वेश्चन देंगे करने के लिए भी। तो अगला है प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत है क्या ना? एक वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा। प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा सतत न होकर असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम। जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम। अब प्रकाश के संबंध में इसे क्या कहा जाता है? फोटॉन। याद रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊर्जा होती है वो सतत ना होकर असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटम। और प्रकाश के संबंध में इन क्वांटम को क्या बोला जाता है? फोटॉन ना। तो जो प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा होती है, ऊर्जा बोले तो E, उस समानुपाती होता है किसके? आवृत्ति के। किसके अनुसार? प्लांक के अनुसार। तो यहां पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू h म्यू, जहां पे h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h का जो वैल्यू होता है, वैल्यू 6.626। आप लोग ना जब क्वेश्चन करिएगा ना तो वैल्यू इतना ही लिखिएगा, 6.62 बस ना, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या 6.626 इंटू 10⁻⁻37 किलो जूल सेकेंड, या 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड ना। तो ये क्या h का वैल्यू, प्लांक नियतांक का वैल्यू। ज्यादातर जो वैल्यू बनते हैं वो इस पे ही बनते हैं, याद रखिएगा ना। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? अब बताएं, h म्यू दिया है, हम लोग जानते हैं म्यू बराबर क्या होगा? c/λ। ये लिखे ना। तो बताएं यहां पे म्यू बराबर c/λ यहां पे लिखे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? E इक्वल टू h c/λ।
एच सी अपान लैम्डा। अगर n क्वांटम की बात किया है, n क्वांटम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू NHC अपान लैम्डा ना। तो देखें ये C आप लोग जानते हैं, C कितना होता है 3 इंटू 10 पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। H का वैल्यू आप लोग जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ज्यादा उम्मीद है सिर्फ क्या दिया आपको, तरंग दैर्ध्य, बाकी और कुछ। तो एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल एक ऑल इंडिया रेडियो है जो 5 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण प्रसारित करता है ना। तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो एग्जाम तरंग दैर्ध्य बोल तो हमसे लैम्डा पूछा हुआ है, हम लोग जानते हैं। यहां देखें लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी अपान म्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू सी का वैल्यू कितना 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपान 5 इंटू 10 पावर 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0.6 और ये ऊपर जाएंगे तो -3 इंटू 10 पावर 5, ये ऊपर 3 कट जाएंगे ना, 5 बचेगा ऊपर। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 4। तो ऑल इंडिया रेडियो है जो 5 × 10⁻³ हर्ट्ज आवृत्ति विकिरण प्रसारित करता है। तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होएगा वो क्या होएगा, 6 इंटू 10 पावर 4 ना। तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पदों से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। प्लांक कांस्टेंट्स, प्लांक क्वांटम सिद्धांत से संबंधित हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन करिए ना। चले, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की।